गुड आफ्टरनून बच्चों। नमस्ते मानस। बच्चों आप ये बताओ, आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर? बाकी तब तक बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे। फटाफट से बताओ भाई बच्चों, एक्टिव रहा करो। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? फिर ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे बच्चे कम है, साउथ के हीरो ज्यादा हैं, एकदम टाइम पे आते हैं। स्मार्टनेस ओवरलोडेड। हेलो मानस, आप बताओ बेटा, आप कैसे? पहला आज आपसे बात हुई, बहुत दिन हो गए। आज मौका भी है, सुरूर भी है। बताओ क्या हाल चाल है मानस आपके? हम भी एकदम बढ़िया। बेटा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? ये क्या होता है भाई? CHD चंडीगढ़? बेटा इतनी शॉर्ट फॉर्म की भी कोई जरूरत नहीं होती। CHD कमाल हो गया भाई एक तो। भाई बाकी बच्चे कहाँ रह गए? कोई नहीं, देखो बच्चे आएंगे 3-5 तक ही। तब तक अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे। अब बच्चों आप मुझे ये बात बताओ, आपने यहाँ तक की ज्योमेट्री को रीड कर लिया अच्छे से? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदीप, बस आपका ही वेट हो रहा था। सर आपका वेट तो हम 2 दिन से कर रहे हैं। कोई नहीं, कभी कभी वेट करना भी सही करना चाहिए, कभी कभी वही वेट भी। मुझे लगा अच्छे से 2 दिन का वीकेंड पूरा कसर अच्छे से हो जाएगा सर का, फिर सर आएंगे 4 दिन का फुल, सैटरडे संडे फ्राइडे थर्सडे। नहीं, सैटरडे में इसलिए हमने क्लास का टाइम थोड़ा सा ज्यादा करा लिया। ये आपकी क्लास थोड़ा ज्यादा समय की होगी ना? आज सर? हाँ, आज 4:30 तक होगी। चलो ये भी ठीक है। तो इसमें आज क्या होगा, सिमिलैरिटी के जो क्वेश्चंस है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। भाई कोई मानस को भी बता दो, बहुत अलग लेवल की दिक्कत, बहुत अलग लेवल का दर्द इस प्यारे से बच्चे का। आज क्या हुआ देखो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, इनके बेसिक तो आपको पहले ही समझा दिए थे। फिर वीक में अब आपकी क्लास भी कुछ कम हो जाती है, तो आज क्या करते हैं, आज 1.5 घंटे की क्लास में इस सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद सर्कल और ये कंप्लीट, क्योंकि अब हमारे पास, मैं आपको पहले भी समझाया था, काफी टाइम है। तो अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे। इसके बाद हमारे पास वैसे तो जो कायदा कहता है, इसके बाद अब हमें चैप्टर करने चाहिए 2D और 3D। 2D मतलब एरिया, 3D मतलब वॉल्यूम। मतलब ज्योमेट्री के बाद अगर आप रियलिटी में देखोगे तो पहले आप 2D करोगे, उसके बाद 3D। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2D और 3D नहीं करेंगे। पूछो क्यों? पहले पूछो तभी बताया जाएगा, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। 4D। देखो क्यों। गुड आफ्टरनून संजय। हम इसलिए नहीं करेंगे, वैसे करना तो हमें 2D और 3D चाहिए। देखो छोटी सी बात समझ लो आप, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। एडवांस मैथ में हमारे पास है ज्योमेट्री। एक बहुत अच्छी सी बात आपको समझा देता हूँ, ज्योमेट्री 2D 3D, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। अगर आप मेन देखोगे ना तो ये हमारे पास एडवांस में। अब सबसे पहला प्री की बात करो, यहाँ से 3 क्वेश्चन और मेंस में 15 क्वेश्चन। प्री की बात करोगे तो इन दोनों से मिलाकर 1 क्वेश्चन और मेंस में 10 क्वेश्चन।
प्री की बात करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन और मेंस में 10। अलजेब्रा से बात करोगे तो प्री में 3 और मेंस में 10। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन चैप्टर्स को कर लेते हैं। जब हम इन तीनों को करेंगे तो प्री तो होगा ही, साथ साथ मेंस भी हो जाएगा। अब इस एक चैप्टर के लिए 2D और 3D, और ये 2D और 3D बहुत बड़े चैप्टर है, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया सबसे पहले हम इन तीनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि ये प्री में भी ज्यादा हेल्प करेंगे और मेंस में भी करेंगे। उसके बाद हम 2D और 3D को कर लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 महीने तक पढ़ोगे क्या फायदा होगा। तो इससे अच्छा पहले हम अलजेब्रा पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद 2D 3D कर लेंगे। उसमें तो मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी, प्री में भी नहीं आएगी। तो इसलिए इसके बाद हम करेंगे इजी सा चैप्टर है अलजेब्रा। और एक बच्चों इसमें एक और रह गया था, नंबर सिस्टम, उसमें से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए हमने 2D और 3D को बाद में कर लेंगे, क्योंकि प्री में एक क्वेश्चन आएगा। और जोर से बोलो बेटा, और कितनी जोर से बोली भाई, आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आपको? तो इससे अच्छा हम सबसे ज्यादा टाइम देंगे पहले अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद 2D 3D कर लेंगे, नंबर सिस्टम कर लेंगे। और आपके पास 2D और 3D का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब उस क्वेश्चन को कर लोगे, 2D 3D में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको क्या करूंगा, इसकी फॉर्मूला नोट करा दूंगा फिलहाल। आगे तो इसको करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसके फॉर्मूले नोट करा दूंगा। प्री में भी दिक्कत नहीं होगी, मेंस के लिए तो हम करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज हम फटाफट से सिमिलैरिटी को करते हैं कंप्लीट। भाई क्वेश्चन नंबर कहां तक हुए थे बताओ एक बार। भाई आज की क्लास में इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद जो भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो आपको होमवर्क में। 13 तक हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से रीड करो। और आप मुझे एक बात बताओ, गुड आफ्टरनून सकते हैं आप भाई। आप, मैं एक बात थोड़ा भूल गया, थोड़ा मुझे याद दिला दो एक बार। भाई अगर आपके पास ये दोनों मिड पॉइंट है डी और ई, अगर आपके पास डी और ई मिड पॉइंट है और बी सी है सपोज आपके पास 2, तो डी ई कितना होगा? थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हो गई थी ये बात, बताओ फटाफट से बताओ। अगर बी सी है आपके पास 2, तो डी ई कितना होगा? 1। बच्चों आप यहां से ना एक बहुत जरूरी बात याद रखना, मतलब याद रखना ही रखना, भूल मत जाना कभी भी इस बात को। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमने इस ट्रायंगल को पढ़ा था, शायद ये बात तब नहीं बता पाए होंगे आपको, तो आप एक बात बताओ भाई, अगर इन दोनों साइड का रेशियो है 1:1, तो आपके पास ये जो AE और EC का रेशियो कितना होगा? भाई ये भी 1:1 होगा। इस बात को समझ लेना, वरना आपको सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। तो बच्चों आप मुझे फिर से एक बात बताओ, अगर इधर आपके पास रेशियो है 5:3, तो फिर ये सामने वाले रेशियो कितने होंगे? ये बार बार ट्रायंगल, भाई ये भी सेम होगा। तो इसका मतलब अब देखो, ये जो 5:3 है, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन आप इसको समझो, मिड पॉइंट वाला हमारे लिए जरूरी है। भाई अगर हम मिड पॉइंट से, अगर हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है डी, अगर हम मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें डी ई, तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। इस बात को याद कर लेना, लिख लो इस बात को कहीं। अगर आप मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। ये बात आपको वैसे भी पता होगी, लेकिन इसको स्टार मार्क लगाकर लिख लो। मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। क्वेश्चन कराना था बच्चों आपको इसके ऊपर, क्योंकि कल हम इसको कर रहे थे तब हमें कुछ समझ आया, तो वो हम आपको भी समझाते हैं। क्या समझ आया?
भाई ये बात आपने नोट कर ली, बात नोट हो गई बच्चों। मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। एक सेकंड रुको बच्चों, क्वेश्चन कराना था आपको। देखो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को हम पूरा तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये हमें रात ही मिला था, लेकिन आप क्वेश्चन समझो, इस बात को तो आप याद रखना, अगर आप मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। पहले मैं इस फिगर को बना देता हूं बच्चों। फिर भी क्या होता बेटा, फिर भी तो आपको यहाँ बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने साइंस ली होगी वो भी तो आपके साथ ही बैठे हैं, क्यों दुखी हो रहे हो? इस फिगर को साथ के साथ बनाते रहो भैया। ये तो फिगर भी ऐसा नहीं बन पाएगी जैसी ये बननी चाहिए। बी आर इक्वल टू बताना है कितना होगा, बताओ आपको बी आर बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन है बी क्यू, सेकंड ऑप्शन है 2BQ, थर्ड ऑप्शन है आपके पास AD, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 3BQ। बताओ कैसे करोगे भाई, बहुत सीरियस बात है, किसी के ड्रीम का मजाक नहीं उड़ाते, सही बात है। इसको भी कर लो थोड़ा, अगर आप दोनों का अपना हो गया हो तो। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, आपके पास ये क्या है, ये तो बच्चों इसको ऐसे ही समझ लो, ये यही नहीं लिखा, बस ये क्या है, पैरेललोग्राम देख लो इसको। भाई ये जो P है ना और ये जो Q है, ये मिड पॉइंट है, P और Q मिड पॉइंट है। और आपने क्या करा, ये पूरी फिगर ऐसे, ये B को R से मिला दिया, PD और BQ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आपको BR बतानी है क्या होगी। भाई इस फिगर को देख के समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? इसकी थ्योरी तो हम बाद में लिख देंगे, आपको ये बताना है कि BR कितना होगी। बताओ BR कितना होगी। AD देखो इसके लिए वैसे क्वेश्चन होना जरूरी था, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन में आप एडजस्ट कर लो। भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, आपके पास P और Q मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। इसका मतलब AR का मिड पॉइंट होगा D। ये बात समझ आई बच्चों? भाई P और Q दोनों मिड पॉइंट है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए थ्योरी होना जरूरी थी, वो हम बाद में लिखा के करा देंगे, लेकिन अब समझ लो। भाई आपके पास P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर ही मिलेगा, तो ये मिला है D पर। इसका मतलब ये जो D है, ये D AD और DR का मिड पॉइंट है। बताओ ये बात समझ आई बच्चों? फटाफट से बोलो। अब उसके बाद आपने क्या करा, आपके पास ये है D मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और ये सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। ये बात तो आपको पहले से ही पता है। इसका मतलब ये जो Q है, ये Q भी BR का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो Q है बच्चों, ये हमें गिवन नहीं था, Q मिड पॉइंट है। ये जो Q है इसको हमने प्रूव कर लिया कि ये जो Q है ये भी BR का मिड पॉइंट होगा। भाई अगर Q BR का मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो कि BR बराबर 2BQ। समझ आई बच्चों बात?
भाई आप बस एक बात समझ लो, मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलेगी। क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसे क्या ही समझ आएगा, क्योंकि इसके लिए थ्योरी होनी जरूरी थी। कोई नहीं, देखो फिर से देखो भाई, आपने क्या करा, पी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, बी क्यू के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो आपको कहां मिली, डी पर। तो अगर आप मिड पॉइंट से, ये है मिड पॉइंट, अगर आप मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलेगी। इसका मतलब ये लाइन जिस पॉइंट पे मिली होगी वो भी मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो डी है, ये डी ए आर का मिड पॉइंट है। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? सर सर हाँ बोलो। सर कहीं भी अगर कनेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट होना चाहिए कि, क्योंकि अगर ट्रायंगल होता है तो उसमें सर ऑपोजिट साइड में मिड पॉइंट पैरेलल लाइन जाके मिड पॉइंट में कनेक्ट हो गए, तो यहाँ पे तो लेकिन तो क्वाड्रिलेटरल है ना सर, मिड पॉइंट ही होना है। इस क्वेश्चन हम मिड पॉइंट ही होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोल तो रहा हूँ थोड़ा थ्योरी होनी जरूरी थी। चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को बाद में कराएंगे आपको, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। सर हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा आपने जल्दी जल्दी करा दिया ना, तो वो पूरा मैसअप हो गया उसमें, क्योंकि मुझे लगा Q was मिड पॉइंट और वो दिया हुआ है, बट बाद में मालूम पड़ा कि T was a मिड पॉइंट गिवन। वो ऐसा था ना, ये क्वेश्चन मैं रात कर रहा था तो मैंने फिगर बनाई, तो मैंने उसी फिगर में क्वेश्चन भी बना लिया, उसी में सोल्व भी कर लिया, तो मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया। ओके तो वो ये गड़बड़ हो गई। अगर वो फिगर होती बस क्वेश्चन वाली, तब तो उसको सॉल्व कर लेते। अब ये क्वेश्चन रात ही मिला तो उसको सॉल्व करके लिख लिया। चलो कोई नहीं, उस बात को छोड़ो। बस आप ये बात लेकिन याद रखना भाई, क्वेश्चन ऐसे रीड नहीं है हमारे पास, वो हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा। छोड़ो उस बात को, क्वाड्रिलेटरल कराएंगे ना तब आ जाएगा वो। इसको रीड करो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल करेंगे ना वहां आ जाएगा सब कुछ, घबराओ मत भाई। आपके पास एक ये बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। उसके बाद आपको बोला है कि आपके पास AC पर एक पॉइंट है D। तो भाई AC पे हमने एक पॉइंट बना दिया D। उसके बाद PQ XY मिड पॉइंट है, मतलब AB का मिड पॉइंट है आपके पास P। AB का मिड पॉइंट है आपके पास P। BC का मिड पॉइंट है आपके पास Q। उसके बाद AD का मिड पॉइंट है आपके पास X और DC का मिड पॉइंट है आपके पास Y। तो आपको PX और XY का रेशियो बताना है, क्या होगा बताओ, कितना होगा रेशियो? भाई अगर आपको याद हो तो ये वही तो ट्रायंगल बन गया भाई। ये जो P और X हैं ये दोनों मिड पॉइंट हैं। सपोज अगर ये आपके पास 2 होगा तो PX कितना होगा, फटाफट से बताओ भाई। अगर आपके पास BD 2 है तो PX कितना होगा भाई? अब ये वही तो ट्रायंगल बन गया। इसको बस थोड़ा सा घुमा के बना दिया इन्होंने, और ये ऐसे ही बनता रहेगा PX और इधर A। अगर ये आपके पास 2 है तो ये ऊपर वाला कितना हो गया 1 भाई। अगर ये ऊपर वाला आपके पास 1 हो गया तो फिर आप मुझे ये बताओ नीचे वाला भी आपके पास कितना हो जाएगा? अगर ऊपर वाला 1 हो गया तो नीचे वाला कितना होगा भाई? ये भी तो 1 होगा। तो आपके पास PX और QY का रेशियो कितना हो गया? 1:1। इतना सा क्वेश्चन था बस। ये समझ आई बच्चों बात? फटाफट करते हैं भाई, उस क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आज इसको कंप्लीट करना ही करना है, सिमिलरिटी को। आपके पास 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, साइड्स का रेशियो है 5:6। तो आपको उनका एरिया बताना है कितना होगा भाई। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं और आपको साइड्स का रेशियो गिवन है तो एरिया का रेशियो कितना होगा? साइड्स का स्क्वायर कर दो, 25:36। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था और प्री में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ तो आपको खुद ही बोल दिया कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं।
दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनकी साइड्स दे दी तो एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, जो बच्चे भूल गए वो इस क्वेश्चन में समझ लेना। भाई अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है तो उनका जो एरिया होगा ना, वो जो कुछ भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा एरिया। अगर एरिया को छोड़कर और कुछ भी है तो वो उसके नॉर्मल रेशियो के इक्वल होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस कराने बहुत बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने थ्योरी पहले ही पढ़ा थी और आप थ्योरी पढ़ते हो नहीं। देखो इसमें भी आपको बोला क्या है कि दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं और उसके बाद आपको उनके एरिया का रेशियो गिवन है और आपको छोटे वाले ट्रायंगल की साइड गिवन है 7 और बड़े वाले ट्रायंगल की लेंथ फाइंड आउट करनी है क्या होगी। क्या दिक्कत है भाई इसमें? अगर आपको बता दिया कि आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब जो कुछ भी आपको गिवन है इनका जो एरिया है वो उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां गिवन है आपको साइड, तो आपके पास छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है अगर सपोज 7, तो बड़े वाले की एज्यूम कर लो x, तो यहां से x की वैल्यू बतानी है कितना होगी 8.5। 14/17 इक्वल्स टू 7/x, ये हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 8.5। 110% मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से जरूर आएगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? इसके बाद जब आप सर्कल पढ़ोगे ना, तब सर्कल पढ़ने में मजा सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। है, दोनों सिमिलर हैं और दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का आपको एरिया गिवन है। एक का एरिया है 196, दूसरे का एरिया है 289। क्वेश्चन समझ लो भैया, इसको हटा दे। ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया है आपके पास 196। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया है आपके पास 289। छोटे वाले एंगल की सपोज ये साइड है 7, तो आपको बड़े वाले एंगल की ट्रायंगल की ये साइड बतानी है कितनी होगी। अब एक बात आपको पहले ही बताई थी, अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं तो जो उनका एरिया होगा वो आपको जो कुछ भी गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बस यहां से आपके पास आ गया 196/289 इक्वल्स टू 7/x का स्क्वायर। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी 8.5। समझ आई बच्चों कहानी? अगर कहानी समझ आई तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। फाइव 5.5। भाई अब आपको बार बार ट्रायंगल नहीं बनाना, बार बार नोट नहीं करना। अब आपको इतना समझ आ गया कि अगर आपको एरिया गिवन है तो सबसे पहले ना आप क्या कर दो, इसका रूट कर दो। तो ये कितना हो गया 9/11। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले का एल्टीट्यूड है 4.5, सेकंड वाले का बताना है कितना होगा। इतना सही तो बात आपको सॉल्व करनी है। कितना हो गया 5, इधर कितना हो जाएगा ये 211, 5.5। समझ आई बच्चों बात? भाई अब सिमिलैरिटी में 2-3 ही पॉइंट है, वो आपको रट ही गए होंगे। जिन बच्चों को ये थोड़ा फास्ट लगा भाई वो वैसे देख लो। भाई अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है, दोनों का एरिया है आपके पास 81 और 121। अगर एरिया है तो आपको जो कुछ भी गिवन होगा ये उसके स्क्वायर के इक्वल होगा।
तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो जब आप इधर से इस 2 को हटाओगे तो इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, तो कितना होगा 9/11 इक्वल टू 45/10x। तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी 5.5। अब इसको बार बार ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां से देखो आपके पास ये कितना हो गया 9 और 11, ये कितना होगा 4.5 और ये बताना है। बस अब आप इतना लिखोगे। समझ आई बच्चों बात। अब बार बार ट्रायंगल बनाकर, कुछ बच्चे ऐसा तो बिल्कुल मत करना कि ट्रायंगल बनाओगे। बताओ इसका एरिया कितना होगा। सेम प्रॉपर्टी में आपकी बार आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। बताओ बच्चों। भाई क्वेश्चन को फास्ट करो। तो आपको एक बात समझ आई गई कि भाई अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया है तो आपको जो कुछ भी गिवन होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा ये। तो आपको क्या गिवन है भाई, मीडियन गिवन है। फर्स्ट वाले की 15, फर्स्ट वाले की आपके पास 12 और सेकंड वाले की है आपके पास 15। तो यहां से आपको ये x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई। 288/x इक्वल टू इसको कर लो कितना हो गया 4/5। तो इसको लिख सकते हो आप 16/25। अब बच्चों जब आपने टेबल याद करे होंगे तो आपके पास कहीं 288 आया होगा। जैसा कि आप सब बच्चों को याद ही है कि ये होगा 16 × 18। याद है ना बच्चों। तो 16 से 16 कट जाएगा। उसके बाद 18 × 25। अगर आपको किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 25 में करनी है तो 2 बार हाफ करके 100 की मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना होगा 450। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि क्वेश्चन में कुछ आए और आपको ना पता हो। बताओ बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ बच्चों, टेबल्स याद कर लो, मानोगे नहीं तुम। अब देखो ये जो अभी आप एरिया वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये हमने जो अभी एरिया वाले क्वेश्चन कर रहे थे इन्हीं को हम थोड़ा आगे करते हैं। करो इसको देख। और अब एक बार खुद से ट्राई करो क्योंकि थ्योरी आपको सारी की सारी समझा दी। सर इसका आंसर आएगा 4:25। 4 थोड़ी सी गलती कर दी बस आप, लेकिन बहुत अच्छा करा आपने। वेरी गुड। बहुत छोटी सी गलती हो गई आपकी, कोई नहीं, लेकिन फिर भी एकदम अच्छा। वेरी गुड भाई। बच्चों आपने ट्राई करा इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। भाई इस एक क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद तो फिर हम डायरेक्ट करेंगे। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। आपने क्या करा, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी डी। भाई आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने बीसी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते ही ये जो आपके पास छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी ई, ये सिमिलर हो गया एबीसी के साथ। भाई जैसे ही आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ही आपके पास एडीई और एबीसी ये दोनों सिमिलर हो गए। बोलो बच्चों। अब देखो एक बात आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया है, जो कुछ भी आपको गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात समझ आई बच्चों। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि भाई ए डी है आपके पास 2
और आपके पास डी भी है, आपके पास 3। क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो भी आपको गिवन होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी, इसकी साइड गिवन है आपको 2, तो इसका एरिया कितना होगा? एक क्वेश्चन समझ लो बस, 4। अब आप मुझे ये बताओ, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? भाई ए डी है आपके पास 2, तो इसका एरिया आ गया 4। और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कितना होगी? 5। अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है 5, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर पूरे ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया 25। अब पूरे ट्रायंगल का एरिया है 25, इसमें से ऊपर वाला है 4, तो नीचे वाला कितना होगा? 21। समझ आई बच्चों बात? कुछ भी नहीं था, वही था जो आप अभी तक कर रहे हो। जिनको समझ नहीं आई तो एक बार फिर से समझा देंगे। बोलो बच्चों। लेकिन ये वही था भाई, आपके पास छोटे ट्रायंगल की साइड है 2, तो इसका एरिया सीधा सीधा 4 हो गया। बड़े ट्रायंगल की साइड है 5, तो पूरे का एरिया 25। अब इसमें से ऊपर वाला हो गया 4, तो नीचे वाला कितना बचा? 21। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में ऐसे तो बोलते हैं बच्चों। अब देखो, इसको ना बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बार बार इसको, इतनी बड़ी कहानी को ऐसे करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। भाई आप एक छोटी सी बात सोचो, इस टाइप का क्वेश्चन तभी तो बनेगा जब ये डी पैरेलल हो। तो आप इसको ट्रायंगल को ना देखते ही समझ जाओ कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 4 है, 2 है, तो ये हो गया 4। पूरे बड़े वाले की साइड हो गई 5, तो पूरा हो गया 25। तो नीचे वाला कितना बचा? 21। देखो कैसे। अब सेकंड क्वेश्चन करोगे। अब एक बार इसको ना ओरल ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ओरल ट्राई करके देखो। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से समझ लो। अभी भी नहीं समझ पाए तुम? भाई अगर AD आपके पास 6 है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 36। और नीचे पूरे का एरिया कितना हो गया? 169। इसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाला आ जाएगा 133। अब ये क्या बोल दिया? कितना होगा सत्यार्थ बताओ? भाई इसके बाद में आपको प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप देखते ही ना करो। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? डी और ई, बीसी के पैरेलल एक लाइन है आपके पास, डी और ई। भाई पैरेलल होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया जो कुछ भी गिवन है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ए डी है आपके पास 6, अगर ए डी है आपके पास 6, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 36। उसके बाद क्वेश्चन में आपको बोला है कि डी बी है आपके पास 7। भाई अगर ए डी है 6, डी बी है 7, तो पूरा बच्चों ए बी कितना हो गया? 13। तो इसका मतलब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169। पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया 169। इसमें से अगर आप इस 33 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये नीचे वाला आ जाएगा 133। गोट इट हुआ बच्चों कुछ? जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप देखते ही समझ जाओगे। बताओ अब इसका कितना होगा आंसर? फास्ट बताओ, देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आएगा। भाई
आप सब ज्योमेट्री की थ्योरी को साथ के साथ रिवाइज करते रहे ना। ज्योमेट्री नाम के लिए बस एक चैप्टर है कि हाँ भाई बस ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री की खुद से देखो कितने सारे चैप्टर हैं, कम से कम 10 से 12 चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर है। तो इनको रिवाइज करते रहना साथ के साथ, तभी इसमें से 18 क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस में मिलाकर। 263, वेरी गुड संदीप, बहुत अच्छी मेहनत करी आपने। 263 263 भाई आपने क्या करा है? सबका आंसर 263। बताओ संदीप क्या करा है आपने? 94। बताओ बच्चों क्या करा है आपने? 263 वाले बताओ भाई। अरे नहीं सर, एक सेकंड, वो दोनों का ऐड कर दिया था पर वैसा करना नहीं था। बहुत बढ़िया करा बच्चों, आपने बहुत अच्छी मेहनत करी। सबके 263, सबने एक ही जैसी गलती करी है, कमाल हो गया भाई। 289। दुखी क्यों हो जाते हो? ये छोटी छोटी गलती आप एग्जाम के अंदर कर देते हो और फिर 2, 3, 4 नंबर से फेल हो जाते हो। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABC के पैरेलल है आपके पास DE, तो पैरेलल होते सिमिलर हो गए। उसके बाद आपको ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, मतलब इसका एरिया दे दिया 238, इस बात को तो बाद में देखेंगे, हटा दो। अब आप ये देखो AD है आपके पास 5, बस क्वेश्चन नहीं पढ़ना, उसको सॉल्व करना है। भाई अगर AD है आपके पास 5, तो इस ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 25। अब बच्चों एक बार ये देखो, ये जो 12 है ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको? तो AB की वैल्यू है, तो AB की वैल्यू है आपके पास 12। अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है आपके पास 12, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 144। 144। इस 144 में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है 25। तो फिर ये जो आपके पास नीचे क्वाड्रिलेटरल बचा, इसका एरिया कितना होगा? 119। 119 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको? 238। 1 की वैल्यू कितना होगी? फिर ये तो स्कैम हो गया। 2। 1 की वैल्यू है 2। आपको फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ABC का एरिया, मतलब 144 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 2, तो 144 की वैल्यू कितना होगी? 288। कैसा लग रहा है बच्चों? स्कैम सर, स्कैम। क्वेश्चन नहीं पढ़ते, इतनी जल्दी करते हो आप। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड कर लिया ये भी ऐसा ही होगा। भाई हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। सर बट इसमें डिफरेंस क्या था? इसमें कुछ भी नहीं था। जो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन थे उसमें आपको ये 6 और ये 7 गिवन होता था, इसमें आपको 6 और ये 13 दे दिया। तो बात तो वही है ना, बात तो सेम है, फिर भी तो आप सबने गलत कर दिया। नहीं वो सत्यार्थ यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, वहाँ पे रेशियो दिया था, वो अलग है क्या? नहीं उसमें तो अब तो कुछ भी बता दे, अब तो कंपैरिजन करना है। अलग कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, एक बार रिपीट। भाई जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन में क्या था? ये 5 था, ये 7 था। अब इस क्वेश्चन भाई अगर ये 5 है ये 7 है तभी भी तो ये कंप्लीट 12 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, इसको तो तुम्हें 5 बता दिया और इस कंप्लीट को 12 बता दिया, तो इस बात से तुम्हें दिक्कत क्यों होगी? छोटे वाले का एरिया बताओ कितना होगा? छोटे वाले का एरिया कितना होगा? 25। और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसकी साइड है 12, तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा?
भाई साइड का स्क्वायर 144, ये 144 कैसे है, ये बात समझ आई? अब देखो इस कंप्लीट 144 में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया है 25, तो नीचे वाले का एरिया कितना बचेगा बोलो? 190। इस क्वेश्चन में आपको 119 की वैल्यू दे दी 238, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू होगी आपके पास 2, 1 की वैल्यू है आपके पास 2, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा? 144 मल्टीप्लाई 288। वही तो क्वेश्चन था, क्यों दुखी हो गए? समझ आई बात? इसमें तो बच्चों वही गायब हो गया, शेडेड और अनशेडेड। कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें शेडेड क्या होगा। भाई अब आप पेन मत चलाना प्लीज। अब एक बात समझ आ गई कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर करना। ये देखो बहुत अच्छा सुंदर सा शेड कर देते हैं। एपी है आपके पास 4 और एबी है आपके पास 9। अब आपको बताना है एरिया शेडेड और अनशेडेड का, बताओ। भाई अब तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। बताओ कितना होगा आंसर? 875 और 16, रियली सो चीप। अब ठीक है, 16 और 65। देखो मुझे पता था इस बात को समझने में ना तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए ना इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। भाई फिर से वही बात, आप मुझे ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होते ये कोई बात नहीं। देखो नेट का इशू हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है, आपके साथ भी हो जाता है, कोई बात नहीं। दो ट्रायंगल है आपके पास, ये दोनों सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनका जो एरिया है, जो कुछ भी आपको गिवन है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है आपके पास 4, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 16। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है आपके पास 9, तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 81। अब कंप्लीट का एरिया है 81, इसमें से ऊपर वाला है 16, तो नीचे वाला कितना होगा? तो बस आपको यही बताना था कि भाई शेडेड और अनशेडेड का एरिया रेशियो क्या होगा। तो शेडेड है आपके पास 65 और अनशेडेड है आपके पास 60, तो ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों एक काम करो, आप ये ऊपर वाले क्वेश्चन देखो और बताओ इनमें आपको दिक्कत। ये तो अभी हमने एरिया वाले क्वेश्चन देखे, कोई नहीं एक बार फिर से देख लो आराम से। ये जो सिमिलर ट्रायंगल वाले एरिया के जो क्वेश्चन करे हैं, साइड को माइनस करके क्या करना है आपको? तो बेटा ये जो नीचे आ गए ट्रायंगल थोड़ी ना बन रहा, ये जो नीचे फिगर बन रही है ट्रायंगल थोड़ी ना है। अगर आप इसको 5 कर दोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? भाई जो ट्रायंगल बनेगा उसी का तो एरिया होगा। अब ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें कैसे कर सकते हो आप? इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, पूरा फाइंड आउट करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी अभी करे, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर? फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं।
चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर बताना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा नहीं बताएगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे आप। बताओ कितना होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन बस एक वैसे ही ऐड कर लिया आपकी बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि आप ऐसा बोलते हो कि हम हर बार रिवाइज करके आते हैं पीछे की बातें। कितना होगा भाई? ए बी सी। और बहुत कम दिमाग लगाना है बच्चों, छोटा सा एकदम, ज्यादा तो आपके पास है भी नहीं। भाई हमें बताना है कंप्लीट बी वाला एंगल, ये पूरा कितना होगा। वेरी गुड सत्यार्थ, बहुत बढ़िया सत्यार्थ। भाई बाकी भी बताओ कोई। बच्चों आप बहुत भूले हो, छोटी सी क्वेश्चन में कुछ कर दे तुम सबसे पहले परेशान दुखी हो जाते हो, क्यों? भाई आप मुझे एक बात बताओ, जो बात मैं सोच रहा था आप सबने उतना ही दिमाग लगाया। नहीं, राइट और रॉन्ग वो बात तो बाद में पता चलेगी, राइट और रॉन्ग है या नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन को सोल्व करा है वो अच्छी बात है। बाकी बच्चों का आंसर कुछ भी नहीं आ रहा। आ जाओ, ये क्वेश्चन बस वैसे थोड़ी बेइज्जती करने के लिए ऐड कर रहा था आपकी, बाकी तो और इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है। 50-50 तो सबके आ रहे हैं, लेकिन जो आना चाहिए वो किसी का नहीं आ रहा। देखो भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास दो साइड है, ये है 9, ये है 6, इन दोनों साइड का रेशियो कितना होगा? ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 20 बार आ गया अभी तक। 3:2। और जो आपके पास सामने वाली दोनों साइड है, इन दोनों साइड का रेशियो पहले से आपको गिवन है 3:2। तो एक ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे उसका नाम क्या होता है? बताओ। एक ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करे उसका नाम क्या होता है? मीडियन। मीडियन। सामने वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अपना एड्रेस बताना मुझे, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ रहते हो तुम? अपना डंडा लेके हम फिर वहां पहुंचेंगे आपके घर। भाई आपको एक एंगल बाइसेक्टर नाम की चीज पढ़ाई थी, उसमें मीडियन तो मिड पॉइंट पे मिलती है। आपको ये नहीं बताया था अगर ये रेशियो सी और बी है और सामने वाला रेशियो भी सी और बी हो गया तो इसका मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर। ये बताया था या नहीं बताया था? भाई अगर ये रेशियो आपके पास सी और बी है, अब क्वेश्चन में ये भी आपको गिवन है 3:2 और ये भी आपको गिवन है 3:2, तो आपको बस इतना ही तो देखना है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये तो बीच वाली लाइन है बीडी, ये एंगल बाइसेक्टर होगी। समझ आई बच्चों बात? और मीडियन वाला संदीप इधर आओ जरा, और कौन था भाई मीडियन वाला? यस सर। मीडियन क्या होती है? हाँ वो समझ गया सर, वो एडी इज इक्वल टू डीसी आएगा एक्चुअली, तो वो मीडियन होगा। अगर जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिले वो मीडियन होगी। हाँ सर एक्चुअली वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 3:2 था, वो रॉन्ग था। आई नो मीडियन को 3:3 आएगा तो 2:2 आएगा। बिल्कुल। भाई देखो आप क्वेश्चन में ये सब कुछ आपको पूरा माहौल बना रखा है क्वेश्चन में, और उसके बाद ये रेशियो दे दिया 3:2। तो बच्चों जब आप इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो ये भी तो 3:2 आएगा। अगर
एक ऐसी लाइन जो सामने वाले लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करे सामने वाले साइड को, इसका मतलब ये जो BD है ये हो गया आपके पास एंगल बाइसेक्टर। ये जो BD है ये हो गया आपके पास एंगल बाइसेक्टर। कम से कम अब तो इसका आंसर बता दो क्या होगा। फोर्टी। भाई बच्चों ऐसा मत करो, देखो मैं आपको ना जितनी आप बोलोगे ना, मैं आपको रात को 12 बजे भी क्लास लेने के लिए तैयार हूं अगर आप मेहनत करोगे। लेकिन ऐसा लगना तो चाहिए ना कि आप कुछ कर रहे हो। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर एक क्लास और भी लेनी पड़ी तो, नौकरी से अलग भी हम ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लगे तो सही आप कुछ कर रहे हो। तो ये कितना होगा भैया आपके पास 20, ये नीचे वाला है आपके पास 20 और BD है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ये बिलो वाला भी कितना हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 20। तो आपको बताना है कंप्लीट B कितना होगा 40। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। हम आपके रात को 12 बजे भी क्लास ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन करोगे तो, लेकिन उसके लिए ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हो। ऐसा थोड़ी ना 12 बजे आप बैठे हो नींद में हो, समझ आपको कुछ आने का, रिवाइज आप कुछ करते नहीं, क्या मजा आएगा फिर। देखो बहुत अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। 2 मिनट ओके बिल्कुल। 3-4 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, उन्होंने पूरा माहौल बना रखा है आने में जाने में बराबर। बेटा 1 घंटे क्लास हो रही थोड़ी देर की क्लास हो रहा है बस। बैक तो भाई आप ना इन बातों को थोड़ा लेटे, जब रात को लेटते हो तभी रिवाइज कर लिया करो। इन सेंटर क्या है जो आपके पास सेम रेशियो में डिवाइड करे, 4 उसके रूल है उन पर रिवाइज कर लो, बस हो गया इन सेंटर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन एकदम मेरी तरह। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि AB और EF और CD ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद आपको बोला है EG है आपके पास 5, GC है आपके पास 10, DC है आपके पास 18 और क्या गिवन है, AB है आपके पास 15। तो बताना क्या है बच्चों इसमें, AC बतानी है क्या होगी, मतलब आपको एक कंप्लीट AC बतानी है कितना होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। संजीत बताओ, बहुत देर से शांत बैठे हो, आपको एक कंप्लीट AC बतानी है कितना होगी। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो एक बात तो आपको पहले से ही पता है कि आप सिमिलैरिटी कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लगेगी। अब यही बात आपको कैच करनी है कि सिमिलैरिटी कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी बताओ। सर इस CEF का एरिया निकल जाएगा। उससे क्या करना है, एरिया की क्या जरूरत है। अच्छा हाँ ये भी नहीं निकल, यहाँ एरिया की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप वही चीज फाइंड आउट करोगे जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वैसे ना आप इसको कर सकते हो। देखो अभी बताते हैं कैसे करोगे। भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बस आप इन दोनों को देखो और जिन बच्चों को कुछ कम समझ आ रही है बात वो अब समझो। इसको ना हम ऐसे बना लेते हैं, EF GDC। अब देखो उसके बाद एक बात आपको ये बता दी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको एग्जामिनर ने क्यों बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब सोचना स्टार्ट करो,
उसने तुम्हें क्यों बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है? उसके बाद तुम्हें ये बताया कि इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 18 है, तो उसने तुम्हें क्यों बताया कि ये लाइन पैरेलल है? भाई उसने तुम्हें इसलिए बताया कि जिससे आप यहाँ सिमिलैरिटी अप्लाई कर सको। अब आपको समझ नहीं आएगा कि सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करेंगे, तो सिमिलैरिटी अप्लाई करने के लिए आप एक बात बताओ, जब हमने लाइंस पढ़ी थी तब एक बात आपको समझाई थी कि जहां भी जेड बनेगा, भाई आपको सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है ना। सिमिलैरिटी अप्लाई करने के 2-3 पॉइंट है बस आपके पास। जहां भी आपके पास जेड बनेगा तो भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। जहां भी जेड बनेगा ये दोनों एंगल वहां इक्वल होंगे। अब देखो ये बन गया आपके पास जेड, और इनका नाम क्या होगा बताओ? नाम पता है तो बता सकते हो, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके पास एंगल है एफ, भाई सेम इसी टाइप से ये जो एंगल एफ है ये किसके इक्वल होगा? ये बड़ा अच्छा सा और समझने वाला क्वेश्चन है। ये इक्वल होगा डी के। और भाई ये जो आपके पास एंगल जी है ये तो खुद से इक्वल हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा? ये दोनों तो आपस में खुद इक्वल हो गए। अब देखो आपके पास एंगल 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 से ये तीनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब एक को तो कैसे भी लिख लो, जैसे आपका मन करे ई जी एफ। ई जी एफ के रेस्पेक्ट में बताओ क्या लिखोगे? भाई ये दोनों ट्रायंगल एंगल 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 से सिमिलर हो गए। अब ई जी एफ के रेस्पेक्ट में इस दूसरे वाले ट्रायंगल को कितना लिखोगे? फटाफट से बताओ भाई बच्चों। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 2 बार सिमिलैरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। भाई आपके पास ये जो एंगल ई है ये इक्वल होगा इस जी के, नहीं ये एफ होगा बच्चों, कुछ गड़बड़, ये सी होगा इधर। अब ठीक है, अब ये जो आपके पास एंगल ई है ये इक्वल होगा इस सी के। ये जो एंगल जी है ये तो दोनों में कॉमन होगा, इसको ऐसे लिख लो। तो आपके पास रिमेनिंग वाला एंगल कौन सा बचा? डी। आप इन तीनों में सिमिलैरिटी, अब यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाओ और प्यारे बच्चों मुझे ई एफ बताओ कितनी होगी। भाई अब इतना सा काम आपका है, सिमिलैरिटी अप्लाई करो और मुझे ई एफ बताओ कितना होगी। सिमिलैरिटी अप्लाई करनी आपको समझा रखी है। ई एफ कितना होगी बताओ? देखो जो आपने अभी तक के क्वेश्चन करे थे ना इसके ऊपर के, वो क्वेश्चन है प्रीलिम्स वाले। अब मेंस में अगर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आएगा ना तो वो इतने स्टैंडर्ड तक तो आएगा ही। फटाफट से बताओ भाई ये ईएफ कितना होगी? ईएफ आएगी आपके पास 9। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां तक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत? आपने ईएफ फाइंड आउट कर ली 9, आपको बता दे 9, बिल्कुल बताएंगे। देखो 9 कैसे आई? भाई इधर आप सिमिलैरिटी अप्लाई करो तो ये भाई नीचे वाले क्वेश्चन पे ध्यान मत देना अभी। ये कितना होगा? ई जी अपॉन सी जी इक्वल्स टू जी एफ अपॉन जी डी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन सी डी। उसके बाद देखो आपको फाइंड आउट करना है क्या? ई एफ। ई एफ फाइंड आउट करना है आपको, तो इसका मतलब आपके पास सी डी होगी 18। उसके बाद देखो आपको क्या गिवन है? ई जी 5 और ये कितना होगा? 10। तो आपके पास ई एफ कितना आ गई? 27। बात समझ आई? बोर्डिट हो गया भाई 27 को। बेटा अब तो बोर्डिट हो ही जाना था। एक सेकंड, अब मुझे ये बताओ, ये जो 9 है यहां तक की कहानी समझ आई आपको? क्योंकि इस देखो ये क्वेश्चन है मेंस का। अब इसमें ना आपको 2 बार सिमिलैरिटी अप्लाई करनी पड़ेगी।
अब देखो सबसे पहले सिमिलैरिटी अप्लाई करके आपने इसको फाइंड आउट कर लिया 9, अब ये है 15, इधर है 5, इधर है 10। अब देखो फिर से कैसे सिमिलैरिटी अप्लाई करोगे। अब आप ये ट्रायंगल बनाओ ए, भाई ये साइड थोड़ा ऐसे होगी, कोई नहीं, आप तो इसको ठीक से बनाना, ए बी सी, और उसके बाद ये है आपके पास ई एफ। भाई अब ये वही तो ट्रायंगल बन गया जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि आपके पास बी सी और ई एफ दोनों आपस में पैरेलल हैं। बस इस ट्रायंगल को आपने बेचारे को सुला दिया, स्लीपिंग मोड इसका ऑन कर दिया। तो अब आप देखो, अब इसमें सिमिलैरिटी अप्लाई करो। इसमें सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करोगे? देखो इसमें आपके पास ए बी कितना है 15, ए बी है 15, ई एफ है 9, और उसके बाद ये है 15। तो आपको ए ई फाइंड आउट कर लो कितना होगा, उसके बाद ए ई में 15 ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा आंसर। बताओ कैसे अप्लाई करोगे? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था भाई ये। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल होती है सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो। तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, सी ए बी। सी ए बी किसके साथ सिमिलर होगा बताओ? सी, देखो इस क्वेश्चन, अगर आपको इस ट्रायंगल में ऐसे दिक्कत हो रही है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो, अपने हिसाब आना है बस। इधर से ये है आपके पास 15, ये है आपके पास 9, ये है आपके पास 15। बताओ सी ए बी, ए कहां गया बोलते भाई? भाई ध्यान रखना कहीं गलती ना हो जाए, छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो पूरा गलत हो जाएगा। सी ए बी, तो देखो सी ए बी ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल किसके साथ सिमिलर होगा? सी ई एफ के साथ। दोनों में सिमिलैरिटी अप्लाई करो। अब दोनों में फटाफट से खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो। भाई अगर सिमिलैरिटी आपको समझ आ गई तो अब आपको इसको 10 बार अप्लाई करना हो, 20 बार अप्लाई करना हो, क्वेश्चन तो जरूर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन तुम्हें सिमिलैरिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात को याद रखना। वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो उसको कितनी बार भी अप्लाई कराए। अब देखो सी ए बी सिमिलर हो गया सी ई एफ के साथ, सी ई एफ के साथ। फटाफट से सिमिलैरिटी अप्लाई करो, कितना होगा? सी ए अपॉन सी एफ इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी एफ। अब देखो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए सी, ए सी आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब सीई कितना है आपके पास 15, और उसके बाद ए बी है आपके पास 15, और इधर है कितना आपके पास 9, तो ए सी कितना आ जाएगा? भाई ए सी यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 25, और आपको यही तो फाइंड आउट करना था। ए सी की लेंथ कितना हो गया? 25। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप हो गया ये, इसीलिए बस ज्योमेट्री समझने वाली चीज है। अगर सिमिलैरिटी समझ गई तब 50 बार भी अप्लाई कर सकते हो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? भाई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि आपको 2 बार सिमिलैरिटी अप्लाई करनी पड़ी। भाई एज्यूम हमने कुछ भी नहीं करा, एज्यूम हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो अब देखो इसको ऐसे बनाओ। अगर ये दोनों लाइन ऋतिक पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला पैरेलल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को आप 1 2 3 बार इसको अच्छे से करके देखना। इस क्वेश्चन का इसको तो आप कर चलो फटाफट से करो, कितना होगा आंसर?
भाई इसको तो अब आप फटाफट से कर लो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसको अब बिल्कुल गलत मत बताना। भाई आप एक बात समझो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ गए, इसके बाद हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो एसएससी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनको तो समझो, आगे की बातें तो इन्हीं को घुमा घुमा के बनाएंगे हम और थोड़ा डिफिकल्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन तो सब रिपीट हो गए पहले ही। बताओ ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। भाई इसका आंसर तो ये सारे ही हो जाएंगे ना। ऑल ऑफ दीज का मतलब भी तो बच्चों वही है, सारी बातें तो सेम ही गलती करते हो। इस क्वेश्चन को करो अब थोड़ा थोड़ा फास्ट करो बच्चों। अब देखो जितने क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे, आगे के आप ट्राई करना। बताओ इसका आंसर कितना होगा? फटाफट से अब तो सिमिलरिटी को एकदम दिल में बसा लो। प्रीलिम्स में ऐसे इजी क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जहां एग्जामिनर आपको खुद ही बोल के बता रहा है कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं, दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। भाई अगर आपको पहले ही बता दी कि ये दोनों सिमिलर हैं तो सीधा यहीं पे सिमिलरिटी अप्लाई कर दो। AC अपॉन AP इक्वल होगा CB अपॉन PQ इक्वल होगा AB अपॉन AQ। अब देखो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। गिवन है कि BC है 8, PQ है 4, AP है आपके पास कितना 2.8, CA फाइंड आउट करना है। बस वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई AC कितना है आपके पास, ये तो फाइंड आउट ही करना है हमें। AP कितना है हमारे पास 2.8। उसके बाद देखो कितना होगा, BC कितना है हमारे पास 8 और PQ कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5.6। AC बराबर हो गया 5.6। समझ आई बच्चों कहानी? करो इस क्वेश्चन को। भाई जिन बच्चों का अभी एग्जाम है CGL और CHSL का, एकदम जान लगा दो। आपको इतना टाइम मिल गया, इतना टाइम तो आपको जिंदगी में भी नहीं मिल सकता। और बस उतना पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है। मैं ये बात हर बार आपको समझाता हूँ, केवल उतना पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है, बस इस बात को हमेशा याद रखना मेरी, हमेशा। भाई सभी का आंसर 15 है तो आपका आंसर हो गया 15। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई, लेकिन बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था शायद पहले, चलो कर लिया होगा। देखो लक तब काम करेगा, वो बात अलग है, लेकिन लक को आप तब खराब बता सकते हो जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप केवल उतना पढ़ो जो एग्जाम में आएगा और बार बार रिवाइज करते रहो, आपका लक जो खराब है ना वो ठीक हो जाएगा। आप करते क्या हो, सारा पढ़ लेते हो,
कुछ याद नहीं रह पाता उसमें से। बताओ कितना होगा ये आंसर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बता दिया कि भाई बीसी और डीई पैरेलल है। अब तो बच्चों फटाफट से बताओ। एक बात याद रखना, अगर एक बार मेहनत कर ली ना सीजीएल में लग गए तो कंधे शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार इतना चमकेंगे कि सारे घर का अंधेरा दूर हो जाएगा। और आपको पढ़ना बहुत कम होता है। नहीं, सीजीएल में भी मिलते हैं, सीपीयू में तो 2 मिलते हैं, सीजीएल में तो 3 मिलते हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एबीसी किसके साथ सिमिलर होगा? एबीसी किसके साथ सिमिलर होगा? एबीसी किसके साथ सिमिलर होगा? भाई एडीई के साथ। एबीसी सिमिलर होगा एडीई के साथ। बस सिमिलरिटी अप्लाई कर दो, भाई क्या होगा? एबी अपॉन एडी इक्वल्स टू बीसी अपॉन डी इक्वल्स टू एसी अपॉन एई। बस देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको, एई। इधर से एई आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब एसी आपके पास होगी कितना? 50। उसके बाद देखो एबी है आपके पास 12 और एडी है आपके पास 6, तो कितना हो गया? 7.5। यहां तक की बात की समझ आई बच्चों? करो इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर कितना होगा। थोड़ा नीचे, या दिस वन। से ये वाला तो हो चुका है। हो गया। मैंने इसके पहले कराया था, एंगल सेम था, बस मेजरमेंट नहीं था, सेंटीमीटर्स नहीं थे, बाकी सब सेम था। सब सेम था, सेम था तो फिर ठीक है। ये भाई कोई नहीं, ये आप से भी फटाफट से कर सिमिलर लो। है, कोई बहुत नहीं, आप सिमिलर सर। इस क्वेश्चन को आप फिर से करो एक बार, अगर ये हो गया तब भी करो। भाई अगर हो गया फिर तो सबका आंसर आना चाहिए 50। अगर अब ये हो गया तो फिर ये इसी के जैसा है। इसको करो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रीड करो और आप खुद से ट्राई करो, कोशिश करो। एक बात आपको पता है कि भाई आप सिमिलरिटी कर रहे हो, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 100% सिमिलरिटी अप्लाई होगी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। आपको फाइंड आउट करना है डीई, और अगर एक बार चलना शुरू हो गया ना, फिर आपको बातें खुद से समझ आने लगेंगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जब सर कराएंगे तभी देख लेंगे।
देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी है आपके पास 5, आपके पास 5, उसके बाद ए सी है आपके पास 12, डीई परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो आपको डीई बताना है कितना होगा, बताओ। देखो करो इसको सोल्व, आ तो सब कुछ जाएगा लेकिन सोल्व तो करो। आ तो सभी कुछ जाएगा, करो सोल्व। बताओ भाई कैसे करोगे इसको, कोई तो बताओ। एक तो आधे बच्चे तो चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं। भाई जो बच्चे बोल सकते हैं वो तो बोलो, कैसे करोगे इसको। टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बेटा कैसे सिमिलर होंगे वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। इतनी देर मैथ कभी नहीं पढ़ा। बेटा ग्लूकोज ग्लूकोज पीला थोड़ा। ज्यादा देर हो गई पढ़ते पढ़ते। BAC सिमिलर होगा DEC। चलो उसके बाद, चलो आपने सिमिलर कर दिया, उसके बाद कैसे करोगे। ये जो आपने सिमिलर बोला है ना, इस सिमिलरिटी को अप्लाई करके देखो। भाई आप एक बात बताओ, अगर AB है आपके पास 5, BE है आपके पास 5, तो सबसे पहले मुझे EC बताओ कितना होगा। क्वेश्चन को सोल्व क्यों नहीं करते भाई आप, EC बताओ कितना होगा। टैग मी, EC की वैल्यू कितना होगी। 12। हाउ इट इज पॉसिबल, रियली सो डिस्गस्टिंग। देखो ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 5, ये है 12, ये सामने वाला कितना हो जाएगा। 30। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में यही तो बोला है, ये ऊपर ए वाला कितना है 90, इधर है 5, इधर है 12, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 13। इस 13 में से BE है आपके पास 5, तो EC कितना होगा। एग्जामिनर के पास नई बातें नहीं होती, वो पुरानी वाली बातों को घुमाता रहता है। अब आपके पास EC कितना हो गया 8। अब एक बार फटाफट से सिमिलरिटी अप्लाई करो। अब आप मुझे ये बताओ BAC किसके साथ सिमिलर होगा, BAC किसके साथ सिमिलर होगा। भाई एंगल B आपके पास इक्वल होगा D के, A इक्वल होगा E के, और C तो कॉमन है। भाई ये दोनों सिमिलर हो गए, फटाफट से सिमिलरिटी अप्लाई करो और मुझे DE बताओ कितनी। अभी भी दिक्कत आ रही है आपको, कितना होगा BA अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन EC इक्वल्स टू BC अपॉन DC। क्या क्या गिवन है आपके पास, सब कुछ नोट करो। BA है 5, DE कितनी है आपके पास, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। AC है आपके पास 12 और EC कितना है आपके पास 8, तो ये कितना हो जाएगी
40/12, DE इक्वल्स टू 40/12, तो भाई ये कितना हो जाएगा 3.3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया? फटाफट से बताओ बच्चों। इसके बाद हम देख लेते हैं बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। क्वेश्चन देखो, सोल्व कोई नहीं करेगा, फटाफट से बताओ भाई, बताओ कितना होगा आंसर। बी 3:4। बाकी सब भी बताओ भाई। एरिया का रूट कर दो, आपके पास साइड्स आ जाएंगे 3:4। अब ये आ गया मीडियन वाला क्वेश्चन। इसको भी बता दो फिर, इतना कष्ट लिया है तुमने तो कितना होगा आंसर। बस ये हम चेक कर रहे हैं कि आगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। देखो ये रिजल्ट आया, ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास 37, ये आया था सीजीएल मेंस में। और ये तो आपको मैंने ये भी समझाया था कि ये कैसे सोल्व हुआ। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है भाई, इसको तो डायरेक्ट याद रखना आप। एक राइट एंगल के अंदर अगर दो मीडियन मिले तो आपको एक रिजल्ट समझाया था, वो आया कैसे ये भी समझाया था। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना 37, ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो आप दोनों कर लेना। ये भी सेम ऐसा तो अभी करा ही था 2 मिनट पहले। इन द गिवन फिगर, फिगर कहाँ है भाई, इसको जोड़ देना। फिगर नहीं है तो भाई पीपीटी तो आपको आज ही भेज देंगे, इसीलिए तो आज ही क्लास इतने टाइम पे रखी थी। अब देखो बच्चों, आपकी ना सिमिलैरिटी कंप्लीट हो गई। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सारा बेसिक लाइंस, सेंटर्स सब कुछ हो गया। अब आपके पास एक पॉइंट बचा है सर्कल, और वो भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो बच्चों आप क्या करना, मैं आपको देखो फिर से समझा रहा हूँ, इन बातों को लगातार रिवाइज करते रहो। ज्योमेट्री नाम के लिए एक चैप्टर है ज्योमेट्री, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर कितने छोटे छोटे चैप्टर है भाई। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी ये भी तो एक चैप्टर है। इन सेंटर ये भी एक चैप्टर था। सरकम सेंटर ये भी एक चैप्टर था। तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ही मिक्स ना हो जाए, इसलिए इनको रिवाइज करते रहना। नहीं, एक तो सर्कल बचा है और उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल्स बचे हैं। सारे क्वाड्रिलेटरल तो मैं आपको एक ही क्लास में समझा दूंगा, उसमें कुछ इतना नहीं है समझने के लिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं 2D में। तो क्वाड्रिलेटरल को वहां पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाना है। तो अगर आप मेनली देखोगे तो सर्कल बचा है, वैसे क्वाड्रिलेटरल्स भी रिमेनिंग है। और बताओ बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? सर वो मल्टीप्लिकेशन में बोलने वाले थे आज। मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट 4 डिजिट। हाँ सर वो एक बोल दिखा। बहुत हार्ड स्पोकन हो गया है। हाँ संजीत का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा है आज, माइक बनवा लिया लगता है। माइक ठीक हो गया। हाँ भाई मैं तो ख्याति मैम के इसमें तो आवाज ही नहीं आता है। देखो आप क्या करना भाई, जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत होती है ना, देखो सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। पहले क्वेश्चन बन गए, फिर अभी में और भी क्वेश्चन ऐड होंगे। तो जब भी कंप्लीट आपको मिलेगा ना तब आंसर की हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपके पास ग्रुप होगा, आप वहां पर भी चेक कर लिया करो भाई। अगर 4-5 बच्चों की बातें सेम है तो आंसर ठीक होगा। आंसर भी मिलेंगे, घबराते क्यों, सब मिलेगा। आप ही को तो देना है सब कुछ।
पीडीएफ अभी मिल जाएगी क्लास के बाद। देखो एक सर। मल्टीप्लाई आप समझ लो। हाँ बोलो। नहीं सर, आप कुछ बोल रहे थे ना, वो क्वाड्रेटिक का पूछना था। आप ये वाला खत्म कर दीजिए, फिर मैं क्वाड्रेटिक का पूछता हूँ आपको। देखो जैसे आपने संजीत 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करी थी, वैसे आप 3 की मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा। तो भाई जिन बच्चों को 2 के लिए नहीं समझाया था वो जा सकते हैं, उनको बाद में समझा देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करा, आपके पास आया 2। अब ये जो एक टर्म है ना 2, ये तो आगे आगे चलेगी, दूसरी वाली टर्म इसके पीछे पीछे। देखो इस बात का मतलब क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी। अब इस 2 की मल्टीप्लाई तो करो इसकी नेक्स्ट टर्म में, और इस 1 की मल्टीप्लाई करो इसके पीछे वाली टर्म में। कितना आएगा बताओ, और दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा संजय। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 5। हाँ 5 सर। 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं करने हैं क्यों बाद में, इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। ओके ओके ओके। अब देखो आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई तो 3 में कितना होगा संजय, 6। 2 की मल्टीप्लाई 6 में, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 2। 6 और 2 कितना हो गया 8, और इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया, तीनों का सम 9। यहाँ नोट कर लो, इतनी बात समझ आई संजय। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म में हो गई, तो 2 को हटा दो। भाई 2 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म में आपने कर दी, 1 में भी 2 में भी 3 में भी, इसको हटा दो। अब आप मुझे ये बताओ, भाई हमने वो एरो मिटा दिए, तो आप एक बार देख लेना, इस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 3। इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा 2। 3 और 2 5, इसको यहाँ नोट कर लो। उसके बाद ये वाला जो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई भी तीनों टर्म में होगी, इसको भी हटा दो। अब आपके पास क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, कितना आएगा। एक बार चेक कर लेना कि भाई कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि इस मेथड में थोड़ी सी गलती हो जाती है, प्रैक्टिस ना करें तो। भाई सही है मल्टीप्लाई, एक बार चेक करो कितना था, तो ये भी भूल गए। जैसा संजीत आपसे 2 डिजिट के लिए समझाया था सर 3 में, हाँ सर 3 में तो कुछ ज्यादा ही सर रूल्स हो गया सर 3 डिजिट में। अभी 4। हाँ सर। इसमें लेकिन आपको क्या होगा, अगर आप इसकी हैबिट आपको एक बार हो गई तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। भाई आपको ये पता है कि टाइम तो सर सही बोलते हैं सर, तो इस पे एक बार प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करो 4 टर्म तक, इस खुद से इतनी कैलकुलेशन यहाँ तक करो, क्योंकि एग्जाम में तो 4 टर्म तक बहुत रेयर कंडीशन है कि कोई मल्टीप्लाई आए, मैक्सिमम इतना आएगा मैक्सिमम एग्जाम में। लेकिन आप थोड़ा सा आगे चलो, जब आप 4 टर्म की 50 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो ये तो फिर आपको बच्चों की तरह लगने लगे। ओके सर। एक और देख लो भाई, बहुत हैवी डिमांड है, किसी को भी कर लो। कितना करोगे, और डिफिकल्ट कर लो। अब इसको तो बैठे बैठे कितना भी डिफिकल्ट बनाते रहो, करो इसको ट्राई, कितना होगा बताओ आंसर। बिल्कुल जो बचेगा वो कैरी चलता चला जाएगा, जो बचेगा वो कैरी। देखो 6 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा। भाई जब आप स्टार्टिंग में इस मेथड को करो ना, तो एकदम क्लियरिटी के साथ करना, जल्दी जल्दी मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 6 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 48। 48 के लिए नोट करो आप ओनली 8, 4 कैरी। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई इसकी नेक्स्ट टर्म 6 की मल्टीप्लाई 2 में,
कितना होगा 12, 8 की मल्टीप्लाई 8 में 64 और 12 कितना हो गया 76 और 4 कितना हो गया 76 और 4 ये कैरी वाला 76 और 4 कितना हो गया 80, 80 का आप 0 नोट करो और 8 आपके पास कैरी। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई इसकी नेक्स्ट वाले टर्म में करो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 18, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करी 18, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करी कितना होगा 16, 18 और 16 कितना होगा फटाफट से बताओ भाई। इस चीज को फास्ट करोगे तभी तो टाइम बचेगा आपका, वरना जितना टाइम कहीं से बचाओगे उतना यहाँ लगा दोगे। 16 और 18 कितना होगा 16 और 18 42 होगा 34 होगा 16 और 18 34। अब आपको इस 1 की मल्टीप्लाई भी स्टेट में करनी पड़ेगी। 34 और 8 कितना हो गया 42, 42 और 8 वो कैरी वाला 42 और 8 कितना हो गया 50, 0 नोट करो 5 आपके पास फिर से कैरी। अब देखो इस 6 की मल्टीप्लाई तीनों टर्म में हो गई तो इस 6 को आप हटा दो। अब इस 8 की मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट टर्म में कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 24, 8 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म में करो 24 और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो 2, 24 और 2 कितना होगा 24 और 2 कितना होगा 26, 26 और 5 ये कैरी वाला 26 और 5 कितना हो गया 31, 31 का 1 नोट करो 3 कैरी। अब उसके बाद देखो इस 8 की मल्टीप्लाई भी तीनों टर्म में हो गई, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 3 में बची, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3 और 3 वो कैरी वाला कितना होगा 6। भाई एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन ये तो बताओ मैं किसकी मल्टीप्लाई किस में करी थी, ये क्या करा था बच्चों ने 186। तो वे चेक जरूर कर लो। इस मेथड में गलती हो सकती है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत फास्ट। भाई चेक करने के लिए क्या करोगे डिजिट सम देख लो, 9 को हटा दो, इधर से कितना हो जाएगा 9, इसको हटा दो, ये कितना बचेगा आपके पास भाई डिजिट्स चेक करने के लिए अगर हम कभी बोलते हैं ना तो कैलकुलेटर से चेक नहीं करना होता। चेक करने के लिए आपको डिजिट सम समझाया था, डिजिट सम से दोनों साइड का डिजिट सम है 6, इसका मतलब ठीक ही होगा। तो संजीत आपको बात समझ आई? हाँ सर। रेगुलर प्रैक्टिस करना है इसकी। बेटा कितने क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करना थोड़ा। सर एक पेपर में क्वेश्चन आता है सेट इज इक्वल टू 8/x, कितना सेट थीटा इज इक्वल टू 8 और इसके बाद tan थीटा टू 8/x, tan थीटा कितना बताया था समझ नहीं आया ये सर सेट इज इक्वल टू 8x। भाई कोई किसी बच्चे को समझ आया हो tan थीटा इक्वल्स टू बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही वॉइस? हाँ बोलो। सर सेक थीटा इज इक्वल टू 8x है, 8x हाँ बोलो इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू 8/x।
तो आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें। ये क्वेश्चन अभी 18 में ही आया था, ये क्वेश्चन तो आपको कराया भी था भाई क्लास में। क्या फाइंड आउट करना सर है? मेरे को बता दीजिए। 16 इन ब्रैकेट 16 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना होगी भाई? सेक थीटा है आपके पास 8x, तो x की वैल्यू कितना होगी यहाँ से? सेक थीटा अपॉन 8, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 64 होगी। उधर से 1 अपॉन x की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? tan थीटा है आपके पास, बताओ बच्चों फटाफट से। tan थीटा है आपके पास 8 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की वैल्यू कितना होगी? बोलो जीनियस बच्चों, बोलो इस बात को। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया था अभी। 1 अपॉन x कितना होगा यहाँ से? tan थीटा अपॉन 10/8। तो 1 अपॉन x के प्लेस पर आप ये पुट कर दो, कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 64 बाहर कॉमन ले लो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। तो आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन 4। ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया था आपको एक बार पहले। चलो बच्चों बस आज के लिए बहुत हो गया। वैसे ये क्वेश्चन तुम आपको खुद से मेरा तो रह गया। बताओ आपको क्या रह गया? तो सर क्वाड्रेटिक का था। आई मीन कभी कभी क्या होता है, थोड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो वो उसके कोएफिशिएंट्स आई मीन जो मल्टीपल्स रहते हैं ना, निकालने में टाइम चला जाता है या फिर निकलता ही नहीं है। एंड उनका कोई ये है आई मीन ट्रिक या फिर? आप एक काम करना, आप क्वेश्चन भेज देना। अब ऐसे क्या क्वेश्चन भेज देना। क्वेश्चन नहीं समझ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन से मुझे ढूंढना पड़ेगा वापस। आई विल सर्च इट एंड आपको बताता हूँ मैं। तो करने पड़ते हैं, अगर मिल जाए तो आप भेज देना, क्योंकि क्या बोलना चाह रहे हो दिल की बात तभी क्वेश्चन देखकर समझ आएगी ना। ठीक है सर, चलेगा। नहीं मतलब जैसे जो इक्वेशन दिया है ना x प्लस 2x प्लस समटाइम 266 ऐसा आ गया, थोड़े नंबर्स बड़े आ जाते हैं, देन उस पर थोड़ा तकलीफ हो जाता है सर ढूंढने में। उस तकलीफ को दूर करने के लिए आपको ये बताया था, टेबल से याद करो। वो इसी तकलीफ का इलाज था, कैलकुलेशन में भी काम करेगा और वहां भी काम करेगा। हाँ सर, टेबल्स भी हुए हैं अच्छे से, बस वही था कभी कभी थोड़ा सा बड़ा नंबर आता है तो थोड़ा फटाक से क्लिक नहीं होता है सर, बस वो प्रॉब्लम हो रहा था। चलो अगर बता देंगे, लेकिन 90% केसेस में आपके पास 1 से लेकर 20 तक जो टेबल याद करोगे ना, उसी के बीच का है। हाँ सर, वो मोस्ट ऑफ मैंने उसी के अंडर में देखा है। बस ये है कि कभी कभार ऐसा थोड़ा आ जाता है तो फिर उसलिए पूछ रहा था। चलो मैं कोई नहीं, मैं देख के बता दूंगा। बड़े बड़े नंबर लेकर एक दिन कर लेंगे उसको। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस यहाँ तक की सारी बातें कर लेना बच्चों रिवाइज। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम सर्कल। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।